नमस्कार। चलिए आज आयुर्वेद की प्राचीन दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। ये एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली है जिसने हजारों सालों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। तो सवाल उठता है कि ये आयुर्वेद असल में है क्या? इसके असली मतलब को समझने के लिए ना सबसे अच्छी शुरुआत इसके नाम से ही होगी। देखिए, आयुर्वेद संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है, आयुष जिसका मतलब है जीवन और वेद यानी विज्ञान या ज्ञान। तो सीधा साधा मतलब हुआ जीवन का विज्ञान। लेकिन ये सिर्फ बीमारियों या शरीर तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में बताया गया है, जीवन का मतलब है सब कुछ, सुख भी दुख भी, जो हमारे लिए अच्छा है वो भी और जो बुरा है वो भी। ये वाकई में एक बहुत ही समग्र मतलब कि होलिस्टिक नजरिया है। अब आयुर्वेद की शुरुआत की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक दिव्य कथा है जिसकी जड़ें सीधी देवताओं से जाकर जुड़ती हैं। तो पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से ये ज्ञान सबसे पहले खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन में आया। वहां से ये ज्ञान मिला दिव्य चिकित्सकों, अश्विनी कुमारों को, और उन्होंने इसे सिखाया देवों के राजा इंद्र को। और फिर इंद्र के जरिए ये अनमोल ज्ञान हम इंसानों तक, हमारे ऋषियों तक पहुंचा। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है। जब ये ज्ञान नीचे आ रहा था, तभी आयुर्वेद दो बड़ी शाखाओं में बंट गया। एक था आत्रेय संप्रदाय, जिसका पूरा फोकस था इंटरनल मेडिसिन पर, और दूसरा था धन्वंतरी संप्रदाय, जो सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा में माहिर था। सोचिए, इतनी शुरुआती दौर में ही इस तरह की स्पेशलाइजेशन, ये आयुर्वेद की गहराई को दिखाता है। ठीक है, पौराणिक कथाएं तो अपनी जगह हैं, पर अब जरा ठोस सबूतों की बात करते हैं। पुरातत्व और इतिहास हमें आयुर्वेद की असली जड़ों के बारे में क्या बताते हैं? चलिए देखते हैं। सबूत इशारा करते हैं कि आयुर्वेद की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। लगभग 5000 ईसा पूर्व ये एक मौखिक परंपरा थी। हमें बुरजाहोम और कालीबंगन जैसी जगहों से सर्जरी के सबूत भी मिलते हैं, जहां खोपड़ियों में छेद किया गया था। ये पूर्व सिंधु युग की बात है। फिर आया वैदिक काल, और अथर्व वेद में हमें वायु, पित्त और कफ का जिक्र मिलता है। ये वही 3 मूल ऊर्जा या दोष हैं जो शरीर को चलाते हैं। और हाँ, महाभारत वो पहला ग्रंथ है जहां आयुर्वेद शब्द साफ साफ लिखा हुआ मिलता है। हजारों साल तक ये ज्ञान मुंह ज़बानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहा। और फिर वो समय आया जब इस विशाल ज्ञान को किताबों में संजोया गया, और तब बने चिकित्सा इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। ये 3 ग्रंथ आयुर्वेद की नींव के पत्थर माने जाते हैं। चरक संहिता, जो मेडिसिन पर एक महाग्रंथ है। फिर आती है सुश्रुत संहिता, जो सर्जरी पर एक ऐसा काम है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर है भेल संहिता, जो मेडिसिन पर एक और अहम नजरिया पेश करती है। सुश्रुत संहिता की अहमियत को जितना समझें कम है। जरा सोचकर देखिए, आज से लगभग 2500 साल पहले सुश्रुत मोतियाबिंद और यहां तक कि प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं के बारे में लिख रहे थे। उस जमाने के हिसाब से ये ज्ञान का एक असाधारण लेवल था। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ भारत की सीमाओं में बंद नहीं रहा। ये एक सफर पर निकला और इसने दुनिया भर में चिकित्सा की समझ को एक नया आयाम दिया। आयुर्वेदिक विचार दूर दूर तक पहुंचे। ईरान, ग्रीस, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया। इतना ही नहीं, ये ज्ञान तिब्बत, इंडो चाइना, इंडोनेशिया और कंबोडिया तक भी फैला। और जहां भी ये गया, वहां की स्थानीय परंपराओं के साथ इसका एक मजेदार मेल जोल हुआ। खास तौर पर प्राचीन भारतीय और ग्रीक चिकित्सा में जो समानताएं हैं, वो हैरान कर देती हैं। दोनों ही परंपरा मानती थी कि जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में भी है। आयुर्वेद के 3 दोषों का कॉन्सेप्ट ग्रीक मेडिसिन के 4 ह्यूमर्स के कॉन्सेप्ट से काफी मिलता जुलता है। ये सब इस बात का सबूत है कि उस प्राचीन दुनिया में विचारों का एक जबरदस्त आदान प्रदान चल रहा था। इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने में अरब के विद्वानों का एक बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सुश्रुत संहिता का किताब-ए-सुश्रू नाम से और चरक संहिता का शर्का नाम से अरबी में अनुवाद किया, और इन्हीं अनुवादों के जरिए ये ज्ञान यूरोप और पश्चिम की दुनिया तक पहुंचा। और अगर किसी को लगता है कि ये सब सिर्फ इतिहास की बातें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद का प्रभाव आज भी बहुत गहरा है। मिसाल के तौर पर हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक अनुमान है कि 75 से 80% लोग आज भी अपनी सेहत के लिए सबसे पहले आयुर्वेद पर ही भरोसा करते हैं। ये इस प्राचीन प्रणाली की आज के दौर में भी प्रासंगिकता का एक जीता जागता सबूत है। जैसा कि जया वर्मा ने कहा है, पश्चिमी सोच ज्यादातर चीजों को टुकड़ों में विश्लेषण करके देखती है, जबकि भारतीय दर्शन चीजों को एक साथ एक पूरी तस्वीर के रूप में देखता है।
सोच का यही बुनियादी फर्क सिर्फ बीमारी के लक्षण का इलाज नहीं, बल्कि पूरे इंसान को ठीक करने पर जोर देना, शायद यही आयुर्वेद की सबसे बड़ी और स्थायी विरासत है। तो ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस हाई-टेक और स्पेशलाइज्ड मेडिसिन की दुनिया में आयुर्वेद के इस समग्र यानी होलिस्टिक नज़रिए से क्या सीखा जा सकता है? ये प्राचीन ज्ञान आज हमारी सेहत और वेलनेस को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकता है?